हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने मूल्यांकन का अर्थ समझना है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मूल्यांकन है और मूल्यांकन का अर्थ हुआ मूल्य का अनुमान करना या फिर मूल्य का आंकना। मतलब कि कोई भी चीज़ का कितना प्राइस होगा, कितना उसका दाम होगा, उसको जानना या उसके बारे में पता करना। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकिन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक कोई वस्तु नहीं थे, वो एक शासक रहे हैं गुलाम वंश के। तो इसे कोई पैसे या फिर करेंसी इससे नहीं नापना है या तौलना है। मूल्यांकन मतलब इनके जो चरित्र थे वो कैसे थे, अच्छे थे कि बुरे थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उनको इंटरेस्ट मतलब किस चीज़ में ज़्यादा रुचि थी, क्या थी, उन्होंने अपने शासन के दौरान क्या क्या किया, उसके बारे में आंकना। इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में जानेंगे कि इनका मूल्यांकन करेंगे कि ये किस तरह अपने शासन काल में कार्यरत रहे और क्या क्या कार्य इन्होंने किया। तो इसी का हम लोग अंकन करेंगे, मतलब इसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, मूल्यांकन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान सेनानायक था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक महान सेनानायक थे, मतलब कि एक महान योद्धा थे, सेनानायक थे, सेना का नेतृत्व करने वाले थे, सेनानायक। वह प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन तथा दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंच गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक प्रतिभाशाली सैनिक था और अपने हीन अवस्था से, दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति और यश के शिखर पर पहुंचा। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले के वीडियो में कि वो गुलाम थे, दास बनते बनते उनके माता पिता ने उन्हें दास बनाकर बेच दिया था। तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन थी उसके लाइफ की, एक दरिद्र अवस्था थी, हीन अवस्था थी। तो वहाँ से वो अपने को पुश करते करते एक सैनिक बने, शिक्षा ग्रहण की और एक शिखर तक पहुँच गया, मतलब एक शासक तक पहुँच गया, शासक बन गया। उसमें उच्च कोटि का साहस और निर्भीकता थी और वह उन योग्य तथा शक्तिशाली गुलामों में से था जिसके कारण मोहम्मद गौरी को भारत में इतनी सफलता प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन उच्च कोटि का साहस था, मतलब उसमें एकदम साहस थी और निर्भीकता, मतलब उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगती थी, वो निडर था। वह उन योग्य तथा शक्तिशाली गुलामों में से था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन कोई अकेला मोहम्मद गौरी का सैनिक नहीं था, उसके साथ और भी सैनिक थे, लेकिन यहाँ पे वो उच्च कोटि के थे, निर्भीकता भी थी उनमें। और मोहम्मद गौरी के गुलामों में से वही कुतुबुद्दीन ही एक ऐसा गुलाम था जिसके कारण ही मोहम्मद गौरी भारत में सफलता प्राप्त कर सका। मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक उसने अपने कुशलता से भारत के क्षेत्र को जीता और वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस प्रकार जितना भी कुतुबुद्दीन जीतता था क्षेत्र, तो वो किसका हो जाता था? मोहम्मद गौरी का। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था ऐबक, उसके चलते गौरी ने बहुत से क्षेत्र जीते। ऐबक ने मोहम्मद गौरी के लिए अनेक नगर और राज्य जीते, किंतु अपने शासनकाल में वह कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका। इसका मुख्य कारण उसकी आसपास के राज्यों द्वारा उलझने थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐबक ने मोहम्मद गौरी के लिए अनेक नगर और राज्य जीते, मतलब बहुत सी राजवंशों को उन्होंने हराया, मतलब ऐबक ने हराया और मोहम्मद गौरी को सौंप दिया।
लेकिन यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का, अपने शासनकाल में वह कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका। मतलब कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और भारतीय अधिपत्य क्षेत्र, मतलब कि ऐबक ने जिन क्षेत्रों को जीता था मोहम्मद गौरी के लिए, बाद में गौरी की मृत्यु के बाद वो क्षेत्र ऐबक का हो जाता है, तो वह वहाँ पे शासन करने लगता है भारतीय क्षेत्र पर। तो अपने शासनकाल के दौरान वह कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका। इसका मुख्य कारण था उसकी आसपास के राज्यों द्वारा उलझने। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी मृत्यु के बाद ऐबक को राज्यकाल दे देता है, राजकाज लो संभालो कह के। लेकिन ऐबक जब संभालने लगता है तो फिर वो अपना क्षेत्र विस्तृत नहीं करने पाया, और इसका मुख्य कारण था आसपास के राज्यों द्वारा उलझने। मतलब कि फ्रेंड, जब ऐबक जीतता था वो राज्य को तो वो कहलाता था ये मोहम्मद गौरी का है। लेकिन जब वो राज्य को पता चल गया कि मोहम्मद गौरी अब जिंदा नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, तो वो क्षेत्र मतलब आक्रोश हो जाते हैं कि नहीं, अब फिर से हमें अपना राज्य लेना है। ऐसे उनमें एक थिंकिंग आ जाती है। इस कारण वो मतलब कि ऐबक के आसपास के क्षेत्र, वहाँ उलझने उत्पन्न होने लगती है। सभी स्वतंत्र होना चाहने लगते हैं और ऐबक को यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। योग्य सेनानायक होने के अतिरिक्त ऐबक को साहित्य से भी अनुराग था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक योग्य सेनानायक तो थे ही, परंतु उनका साहित्य में भी रुचि था। मतलब अनुराग और रुचि, मतलब उन्हें पसंद था साहित्य। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने भी देखा है कि कोई कोई बेहतर ड्राइव कर लेता है, लेकिन उसके एक होते हैं ना हॉबी, एक होता है उनका एक अलग इंटरेस्ट। तो उसी प्रकार इनका यहाँ पर साहित्य से भी लगाव था कुतुबुद्दीन ऐबक का। वह सुरुचिपूर्ण व्यक्ति था और हसन निजामी तथा फखरुद्दीन जैसे विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। इन्होंने अपने ग्रंथ उसे समर्पित किए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऐबक सुरुचिपूर्ण, मतलब उन्हें साहित्य से लगाव था, उन्हें प्रेम था साहित्य से। तो उनके दरबार में कौन कौन रहते थे? हसन निजामी और फखरुद्दीन। तो ये उनके दरबार में रहते थे, मतलब ऐबक के दरबार में, और इन्होंने अपने ग्रंथ उसे समर्पित किया। मतलब कि इनके जो इतने भी लिखे गए ग्रंथ हैं उनमें ऐबक का जिक्र मिलता है। इन दोनों के ग्रंथों में स्थापत्य में भी उसकी रुचि थी। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्री से 2 मस्जिदें बनवाई थी। एक दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम के नाम से विख्यात है, और दूसरी अजमेर में जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऐबक का रुचि स्थापत्य में भी थी, लेकिन देखिए वो क्या कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसी की सामग्री से, मतलब जो तोड़ने से जितना मटेरियल मिलता है, बालू ईटा, बालू तो काम नहीं आएगा लेकिन ईंट पत्थर जितने भी होंगे उन सभी से वो मस्जिद बनवाता था। तो उनमें से एक क्या था? दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और दूसरा था अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। मुसलमान लेखकों ने उसकी उदारता की प्रशंसा की है। उनका कथन है कि वह लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुसलमान लेखकों, फ्रेंड्स यहाँ पे लेखकों, मुसलमान लेखकों से अर्थ है जैसे अगर रोम का लेखक रहा तो रोमन लेखक, तो उसी प्रकार ये लोग तो तुर्क से आए थे ना, तो यहाँ पे वही मुसलमान लेखक आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐबक के बारे में लिखा कि उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लाख बख्श या फिर लाखा बख्श दोनों एक ही होगा, तो उन्हें लाखा बख्श के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बहुत उदार थे, दानी भी थे, लाखों का दान दे देते थे, इसलिए उसे मतलब ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था।
किंतु वह हत्याओं के लिए भी बदनाम था और लाखों ही व्यक्तियों का उसने वध करवाया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वो उदारता दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक उससे अपोजिट वो हत्याओं के लिए भी बदनाम थे और कहा जाता है कि उन्होंने लाखों व्यक्तियों का वध किया था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति का अनुसरण नहीं किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस प्रकार धर्म में लिखा जाता है कि सभी से प्रेम करो, इस प्रकार की उदार नीति का अनुसरण मतलब पालन उसने नहीं किया। उसमें रचनात्मक प्रतिभा नहीं थी, अतः उसने ना तो शासन संबंधी संस्थाओं की ही स्थापना की और ना ही कोई सुधार किए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऐबक के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें रचनात्मक प्रतिभा नहीं थी। मतलब कि आप देखेंगे शाहजहाँ ने भी अपने काल में बहुत से भवन, इमारतों, स्थापत्य की बहुत सारी उदाहरणें मिलती है शाहजहाँ के काल में। अकबर के काल में देखिएगा तो बहुत से शासन संबंधी सुधार, दीन-ए इलाही, इबादत खाना, जजिया से मुक्ति, ये सारी बहुत सारी सुधार करते हैं अकबर। लेकिन यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन इस प्रकार की कोई भी मतलब शासन संबंधी सुधार नहीं करते हैं और ना ही उसमें कोई रचनात्मक प्रतिभा थी। परंतु ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐबक ने ज़िंदगी में भले ही मतलब कि उनके जो शासनकाल थे 1206 से 1210, 4 सालों में उसने तो कोई विशेष कार्य नहीं किए, न शासन न रचनात्मक। लेकिन एक जो सबसे बड़ी सफलता थी, मतलब एक जो सबसे अच्छा काम उसने यह किया कि उसने जो गजनी से संबंध थे ना उसको अलग कर दिया। मतलब गजनी अपना राजकाज चलाता था और कुतुबुद्दीन भारत के एरिया में अपना राजकाज चलाते थे। इस प्रकार दोनों का संबंध नहीं था और इस कारण भी हम लोग वो सारे प्रदेश जो हमारे उत्तर पश्चिम इलाके में हैं उनसे दूर रहे। अदरवाइज़ हम लोग आज भी तो परेशान रहते हैं ना हमारे उत्तर पश्चिम एरिया से। तो यहाँ पे वही चीज़ की सफलता बताई जा रही है कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर लिए और भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। मतलब कि भारत इनसे अलग हो गया उत्तर पश्चिम एरिया से। हमारे ये उत्तर पश्चिम का एरिया और भी ख़तरनाक है। अगर हम लोग पाकिस्तान के एकदम अपोजिट साइड जाए, अगर इंडिया से अपोजिट पाकिस्तान से भी पीछे चले जाए, तो आज भी हम लोग देखते हैं ईरान, अफ़गानिस्तान कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो अगर हम उनके साथ रहते तो हो सकता है कि हम भी उनके जैसे ही बन जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की ये सबसे बड़ी सफलता है कि उसने वो संबंध जो थे वो विच्छेद कर दिए, मतलब तोड़ दिए और हम लोग इधर अलग किनारे हो गए और आज हम लोग इंडियन हैं।